तो उठा लीजिए एक बार फिर से पेन और रजिस्टर और कर लीजिए नोट कुछ क्वेश्चन जो कि आएंगे लेखपाल के एग्जाम में, ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए हम कर रहे हैं एमसीक्यू सेक्शन और ये चलेगा 600 क्वेश्चन तक। देन आफ्टर आएगी आपकी इसकी थ्योरिकल क्लास। तो अभी से रहिए तैयार, क्योंकि फॉर्म आने के बाद नहीं हो पाती है आपकी तैयारी। तो मैं विशाल शर्मा, शुरू करते हैं आज ग्रामीण परिवेश। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में। और ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। लिखा है NRHM योजना का क्षेत्र है शहरी स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य, अर्ध शहरी स्वास्थ्य या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, NRHM जो योजना है ये ग्रामीण स्वास्थ्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्रामीण स्वास्थ्य। NRHM देखिए याद कर लेंगे, लिख लेंगे। NRHM किससे संबंधित है? ग्रामीण स्वास्थ्य से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ। देखिए एक चीज का और ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि चीजों को नोट करते हुए चलेंगे आप। अगर आप नोट नहीं करते हैं चीजों को तो दिक्कत आपके सामने आती रहेगी लगातार। क्लियर है? अगला लिखा है NRHM जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। कब शुरू हुई थी? 1999 में, 2001 में, 2005 में या 2007 में? और इसका सही आंसर है 2005 में। देखिए दोनों चीजों को एक साथ लिख लेंगे, अच्छा रहेगा कि सन 2005 में NRHM योजना शुरू हुई थी जिसका संबंध ग्रामीण स्वास्थ्य से था। इस तरह से अगर आप लिखकर याद करना शुरू कर देंगे तो सीधा है कि बहुत जल्दी इस चीज को कवर अप कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 203 लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं और बच्चों हेतु प्रभारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिला और बच्चों हेतु प्रभारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। IRDP का, DPAP का या फिर NRHM का? तो सीधी सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है तो NRHM का ये मुख्य कार्य है। तो NRHM से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। बहुत ही शानदार तरीके से आप नोट कर ही रहे होंगे क्योंकि आपको चाहिए सिलेक्शन। चलते हैं 204 की तरफ। लिखा है सभी गांव, सभी आवासों में बिजली की सुविधा तथा सभी गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करना मुख्य उद्देश्य है। आशा योजना का, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का या फिर ग्राम्य श्री योजना का या इनमें से कोई नहीं। तो यह है प्यारे बच्चों नंबर सी, ग्राम्य श्री योजना का। सभी गांवों, आवासों में बिजली की सुविधा तथा सभी गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराना किसकी योजना है? ग्राम्य श्री योजना का हिस्सा है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? ग्राम्य श्री योजना का। लिख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पर। लिखा है ग्रामीण ज्ञान केंद्र योजना कृषि विकास से संबंधित है। किसानों को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार व तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना या नाबार्ड के माध्यम से लागू या सभी सत्य हैं। तो ये सभी सत्य हैं। अर्थात जो ग्रामीण ज्ञान केंद्र योजना है आपकी, इसके जो कार्य हैं या इसकी जो डिटेल है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि कृषि विकास से संबंधित है। मतलब ग्रामीण ज्ञान केंद्र किससे संबंधित है? कृषि विकास से संबंधित है। सेकंड नंबर पर किसानों को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार व तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। मतलब उन्हें ये प्रेरित करना किसानों को कि तुम तकनीकी का यूज करो, नई नई हाईटेक चीजें आ रही हैं इनका यूज करो खेती में, ठीक है, उसे प्रेरित करना। और नाबार्ड के माध्यम से काम करती है। नाबार्ड आप सबने सुन रखा होगा। तो ये सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 206 की तरफ। लिखा है 206 में आपके पास ग्रामीण ज्ञान केंद्र योजना कब लागू की गई? 2001, 3, 5 या 7 में? ये लागू की गई थी 5 में। अभी पिछला क्वेश्चन था NRHM कब लागू की गई थी? भैया ये भी 2005 में हुई थी। तो ऐसे देखिए कनेक्ट करके याद करते रहेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। चलते हैं 207 की तरफ। और लिखा है लघु सिंचाई कृषि के मशीनीकरण, बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, कीट पालन, बायोगैस आदि गतिविधियों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आशा योजना का, ग्राम्य श्री योजना का, वर्षा बीमा योजना का या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है? अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ा सा, इसके मन में यह है ग्राम्य श्री योजना का। 207 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 208 की तरफ। ओके मिस है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। चलिए 209 की तरफ। लिखा है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई
जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। क्लियर है? छठी पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय में, तृतीय में या चौथी में, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति जैसी कृषि नीति अपनाई गई या बनाई गई? ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना। कंफर्म है सभी को? चलिए 2010 की तरफ चलते हैं। लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 मार्च 1959, 1 जनवरी 1969, 7 अप्रैल 1947 या 1 जनवरी 1949। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 211 लिखा है राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संगठन, जिसे NAFFD की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन, देखिए याद करने की आदत डालेंगे, हैबिचुअल बनेंगे। राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संगठन की स्थापना कब हुई? 1955 में, 1958 में, 1960 में या 1962 में? प्यारे बच्चों ये हुई थी आपकी 1958 में। चलते हैं अगली क्लास की तरफ। 212 लिखा है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? कौन सी भारत की पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं? ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन को लिख लेंगे, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन वैसे भी इंपोर्टेंट होते हैं। 213 की तरफ चलते हैं। लिखा है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना यह विशेषता है शून्य आधारित बजट की, लाइन आइटम बजट की, घाटे आधारित बजट की या इनमें से कोई नहीं? तो यह है शून्य आधारित बजट की। किसकी? शून्य आधारित बजट की विशेषता है। किसकी विशेषता है? शून्य आधारित बजट की विशेषता है। चलते हैं 214 की तरफ। लिखा है राज्य सरकारें या सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। राज्य सरकारों को कृषि आयकर, आयकर का मतलब है टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर कौन सामुदेशित करता है? वित्त आयोग, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद या भारत का संविधान? तो ये करता है आपका भारत का संविधान। 214 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 215 की तरफ। लिखा है जनसंख्या की सघनता से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या होता है जनसंख्या सघनता? भूमि जनसंख्या संबंध, आय जनसंख्या संबंध, रोजगार जनसंख्या संबंध या आवास जनसंख्या संबंध? इसका मतलब होता है भूमि जनसंख्या संबंध से। जनसंख्या की सघनता का क्या मतलब है? भूमि जनसंख्या संबंध से इसका तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए। 216 क्या कह रहा है हमसे? लिखा है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 28 फरवरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च या फिर 1 जुलाई से 30 जून? तो ये होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी। 217 क्या कह रहा है हमसे? कृषि आय कर है संघ सूची में, संवर्ती सूची में, राज्य सूची में या दोनों में? तो प्यारे बच्चों ये है राज्य सूची का विषय। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। 217 हुआ। चलते हैं 218 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है 218 में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है ऐसे लोग जिनके पास काम नहीं है, रोजगार में लगे ऐसे लोग जिनके पास योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं है, ऐसे लोग जो अधिनियमित या अंशकालिक रोजगार में लगे हैं, जब कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या घटाने पर उत्पादन में कमी ना हो। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी। 218 का होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। यह कह रहे हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है वो ये है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या भी घटा दी जाए तो उत्पादन में कमी ना हो, उत्पादन में कमी ना हो। मतलब कि एक जगह 100 लोग काम कर रहे हैं और वो 100 बल्ब बनाते हैं, पर कंपनी ने क्या करा, 20 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, छटनी कर दी, बचे 80 लोग। लेकिन अभी भी जो बल्ब हैं वो कितने बनने हैं? 80 ही बनने हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनुअल हो सकती हैं। मानो
जैसे कि एक फैक्ट्री है, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हर तरह का आदमी होगा। अकाउंटेंट होंगे, समझना, इंजीनियर होंगे, गेट कीपर होंगे, स्वीपर होंगे, सब लोग 100 होंगे माना। तो हो सकता है कि वो गेट कीपर को हटा दे कि गेट अपने आप आदमी खोल लेगा, बंद कर लेगा, ऐसा कुछ। तो उसके जाने या आने से गेट कीपर के बल्ब के बनने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऐसा कुछ है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 219 की तरफ। लिखा है भारत में राज्य सरकारों के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में राज्य सरकार के आगम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? राज्य उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, ट्रेड टैक्स या फिर कृषि आयकर। ऑप्शन नंबर बी ये है ट्रेड टैक्स। चलते हैं 220 की तरफ। और ये क्लास कैसी लग रही है आप बिल्कुल कमेंट में बताया करें और इन्हें नोट डाउन करते रहना। भारत में आधा प्रदा मंडल इनपुट आउटपुट मॉडल का उपयोग प्रथम बार किस योजना के निर्माण में किया गया? द्वितीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका मतलब है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ या फिर पंचम। तो यह है द्वितीय, मतलब कि भारत में आधा प्रदा मंडल इनपुट आउटपुट मॉडल का जो प्रयोग किया गया वो था ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि द्वितीय योजना। 221 क्या कह रहा है आपसे? ग्राम्य श्री योजना की शुरुआत कब की गई? ग्राम्य श्री योजना की शुरुआत जनवरी 2006 से, जनवरी 2007 से, जनवरी 2008 से या जनवरी 2009 से। ये सही आंसर होगा जनवरी 2006 से। ग्राम्य श्री योजना जनवरी 2006। 222 की तरफ चलते हैं। लिखा है मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा सभी महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। आशा योजना का, IRDP का, वात्सल्य योजना का, इनमें से कोई नहीं। तो यह है आशा योजना का, ऑप्शन नंबर ए। यह आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए। चलते हैं 223 की तरफ। लिखा है अपनी मिट्टी पहचानो अभियान भारत के किस राज्य में अप्रैल मई 2013 में चलाया गया? अपनी मिट्टी पहचानो, यूपी में, MP में, बिहार में या राजस्थान में? ये चलाया गया था यूपी में। ये किस में चला? यूपी में। 224 की तरफ चलते हैं। अपनी मिट्टी पहचानो अभियान में क्या होता है पढ़ेंगे। किसानों को भूमि संग्रहण करने वाले प्रमुख तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के प्रयोग की जानकारी भूमि के परीक्षण के बाद उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल सही है। मिट्टी में नमूनों को एक करते समय मुख्य पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी परीक्षण किया जाता है। बिल्कुल सही है। रबी व खरीफ दोनों में अभियान चलाया गया। बिल्कुल सही है, मतलब कि सभी सत्य हैं। तो ये था अपनी मिट्टी पहचानो, मतलब कि इसमें ये था योजना में कि जो आपकी खेती है, जो खेत है आपका, उसकी मिट्टी को आप लैब में भेजते थे, है ना, जिसका कोई खर्चा नहीं था, गवर्नमेंट इसका खर्चा वहन कर रही थी, ये करती है। तो वहाँ से आपकी जो मिट्टी आपने भेजी होगी किसी डिब्बे में या किसी भी तरह से आपने जो मिट्टी पैक करके या पॉलीथीन में भेजी होगी, उस मिट्टी का निरीक्षण करके लैब से एक रिपोर्ट आती थी जिसके अंदर ये लिखा होता था कि आपकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कौन कौन सी चीज़ पूरी मात्रा में है, कौन सी नहीं। अगर सब कुछ पूरी मात्रा में है तो वो सब रिपोर्ट में आ जाता था कि ये खेती या मिट्टी इसके लिए भरपूर है। अब माना कि किसी की खेती में पोटाश की कमी है तो उसका रास्ता भी लिखा हुआ होता था कि आपको ये करना चाहिए, और ये सब हिंदी में आता था और इंग्लिश में भी। तो चलते हैं 225 की तरफ। फिलहाल आंसर है डी 224 का। चलते हैं 225 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में भूमि सेना योजना कब प्रारंभ की गई? 3 में, मतलब 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2005? आंसर सही है। 225 का आंसर हुआ सी। छोटा क्वेश्चन था। 226 क्या कह रहा है आपसे? आदर्श जलाशय योजना किस राज्य में लागू की गई? आदर्श जलाशय योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में शुरू की गई। यह शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। आदर्श जलाशय योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश। 227 की तरफ चलते हैं और लिखा है आदर्श जलाशय योजना कब लागू की गई? 2006, 2007, 2008 या 9? तो 2006 उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। पूरा याद हो जाएगा। 228 क्या कह रहा है आपसे? प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक मुख्य जलाशय विकसित कर जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है। वात्सल्य योजना का, आशा योजना का, आदर्श जलाशय योजना का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक चीज और समझते हैं। देखिए, जब
ऐसा कहा जाता है कि इंसान अगर अच्छा पढ़ ले, एक अच्छा ज्ञान पा ले, तो भी वो पेपर को बहुत आसानी से पार कर लेता है। देखो एक चीज़ समझो, अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ रखी है, अच्छा ज्ञान रखते हैं, पर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मान लो कभी भी नहीं पढ़ा जीवन में आपने, समझो ये फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में क्वेश्चन देखने के लिए मिला, पर आप समझदार व्यक्ति हैं और थोड़े पढ़े लिखे अच्छे हैं, तो आप कैसे इसका आंसर दे सकते हैं? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम मुख्य जलाशय, किसकी बात हो रही है? जलाशय की। आइए ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन हटा दो, इनमें से कोई नहीं, फिलहाल बचे 3। ये लिखा वात्सल्य योजना। देखिए वात्सल्य एक रस भी है, रस की क्लास आई थी, आज आपने देखी हो तो दिन में रस की क्लास आई थी, तो रस में हमने पता चला कि वात्सल्य रस है और इसके अंदर माँ और बेटे के प्रेम की बात होती है या रति की बात होती है। तो वात्सल्य रस का योजना का मतलब जलाशय से तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, क्या लेना देना। दूसरा जाओ आशा पर, आशा का योजना भी कुछ कुछ इन्हीं योजनाओं से लेना देना होता है। गांव गांव में जाकर, घर घर जाकर भी दवाइयाँ बांटती हैं, मेडिसिन देती हैं, गर्भनिरोधक गोलियाँ और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो एक गर्भवती महिला को चाहिए होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं। तो इन दोनों का मतलब तो जलाशय से हुआ ही नहीं, बचा ऑप्शन नंबर 3 और यही इसका आंसर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसका आंसर दे पाते हैं। चलते हैं 229 की तरफ। लिखा है छात्राओं हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो ये थी 2005 में। मतलब छात्राओं को, मतलब कि फीमेल स्टूडेंट को ये चीज प्रोवाइड की गई थी 2005 में, 2005 में। चलते हैं 230 पर। लिखा है उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। भूमि सेना योजना का, वात्सल्य योजना का, देखो फिर से देखो, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब है ना, तो भूमि की बात हो रही है तो वहां पे बेचारी आशा क्या करेगी? और आशा बताइए विविधता भी क्या करेगा, वात्सल्य क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा ना, तो हटा दो, ऑप्शन नंबर सही आंसर है। 231 की तरफ चलते हैं। लिखा है भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है अत्यधिक जन्म दर, निम्न शिक्षा, अन्य विश्वास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया यह है अत्यधिक जन्म दर। ये तो बेकार सा क्वेश्चन है, जन्म दर बढ़ रही तभी तो बढ़ रहा है बच्चे भी, तभी तो जनसंख्या बढ़ रही है। चलिए 232 क्या कहता है? जनसंख्या वृद्धि का अभ्युदय माना जा सकता है धर्म सुधार आंदोलन का, पुनः जागरण काल का, औद्योगिक क्रांति को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है औद्योगिक क्रांति को। जनसंख्या वृद्धि का अभ्युदय माना जा सकता है औद्योगिक क्रांति को। लिख लेंगे, याद कर लेंगे। 233 की तरफ चलते हैं। लिखा है जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया, बिल्कुल सच है। नगरों की शोभा को बिगाड़ दिया, बिल्कुल सच है। बेरोजगारी उत्पन्न कर दी, बिल्कुल सच है। तो फिर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा सर। कितना आसान था, आप लोग तो समझदार हैं। 2, 3, 4 क्या कह रहा है? जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन गणितीय अनुपात से। किसने कहा है? कीन्स ने, मार्शल ने, माल्थस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, माल्थस ने। क्लियर है, याद रख लेंगे परिभाषा को। 235 क्या कह रहा है आपसे? जनसंख्या वृद्धि ने नगरीय क्षेत्रों में जल एवं वायु प्रदूषण को बढ़ाया, सही है। पेयजल समस्या को बढ़ाया, बिल्कुल सही है। यातायात साधनों की वृद्धि से वायुमंडल में CO2, NO2, SO2 एवं सीसा की मात्रा बढ़ाई है, या फिर सभी सत्य हैं। अब देखो, जब आपको ये दो पता चल गया कि ये सत्य हैं और किसी कारण आपको तीसरे में इन सबका मीनिंग नहीं पता है ना, तो भी आप काम चला सकते हैं। क्यों? ये दो सत्य हैं तो सभी सत्य होंगे। अब तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं कि ए और बी सत्य हैं, तो इसका भी डी आंसर हो गया। तो 36 की तरफ चलते हैं। लिखा है जनसंख्या वृद्धि के सकारात्मक उपाय हैं खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, सामाजिक विकास करना, औद्योगिक विकास करना, या उपयुक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि के भी अपने फायदे होते हैं। जैसे भारत जनसंख्या वृद्धि के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, और सही बताऊं तो पहले पे आ चुका होगा शायद, अभी जनगणना होगी तो पता चल जाएगा। अब बात यह है कि इनसे उपाय सकारात्मक क्या है? देखिए, जिस देश की जनसंख्या अधिक होती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी उस देश में आना चाहती हैं और अपना व्यापार करना चाहती हैं। चीज़ें सस्ती मिलने का एक शासन बन सकता है, पर कैसे डिपेंड होता है वो बात की बात है। औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, क्योंकि नई नई जनरेशन आ रही है, नए नए माइंड के साथ आ रही है, तो विकास करने में आगे रहती है। बाकी आप समझ सकते हैं, अब आंसर है डी।
चलते हैं 237 की तरफ। लिखा है जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कारगर है, प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाकर उत्पादन बढ़ाएं, व्यापार व परिवहन विकास पर ध्यान देकर औद्योगिक विकास करें, वनों के बचाव पर ध्यान दें, शिक्षा प्रसाद करें। सभी सत्य हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कारगर हो सकते हैं। चलते हैं 238 की तरफ। लिखा है जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक उपाय। चलिए नकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं उपाय। बाल विवाह पर रोक, विलंब से विवाह, परिवार नियोजन, उपयुक्त सभी है, सभी नेगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर डी। 239 की तरफ चलते हैं। लिखा है शारदा एक्ट कब पास हुआ था? शारदा एक्ट कब पास हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1931 में, 1933 में। भारत की आजादी से पहले की बात है, 1929 में शारदा एक्ट। 240 शारदा एक्ट से क्या था? बाल विवाह प्रतिबंध हो गए, बहु विवाह प्रतिबंध हो गए, वैश्यावृत्ति पर रोक लग गई, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही बढ़िया, ये था बाल विवाह प्रतिबंध हो गए। ऑप्शन नंबर ए 240 का। 241 की तरफ चलते हैं। भारत की पहली जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 1974, 1975, 1976 या 1977? तो भारत की पहली जनसंख्या नीति 1976 में घोषित की गई थी, 1976 में। 242 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है भारत की दूसरी जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 15 फरवरी 2000 को, 15 फरवरी 2001 को, 15 फरवरी 2002 को, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ए, 15 फरवरी सन 2000 को। बिल्कुल सही आंसर है। 243, 243 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। ये आंसर आप लोग देना जरा, और कोशिश करना विदाउट एनी काइंड ऑफ गूगल और हेल्प। देखे तो सही, आप एक समय से तैयारी कर रहे हो, जनरल क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ और आप इसका आंसर कितना जानते हैं। कंफर्म क्वेश्चन नंबर 243 का आंसर आप लोगों को कमेंट में मुझे देना है। और कोशिश हो तो किसी चीज़ की हेल्प मत लेना। आई वॉन्ट टू सी एंड यू कैन सी योर सेल्फ कि आप जो तैयारी कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, है ना। देखते हैं क्या होगा। 244 2001 से 2011 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या बढ़ी है 15 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़ या 20 करोड़? ये बढ़ी है भैया 18 करोड़। कन्फर्म है। 245 की तरफ चलते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं 83.35% लोग। कितने रहते हैं? 83.35% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। 246 की तरफ चलते हैं। ग्रामीण पेयजल को दूर करने हेतु प्रोग्राम एक्सलेरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या दोनों सत्य हैं या दोनों ही असत्य हैं? ये दोनों ही सत्य हैं। आसान क्वेश्चन है फिलहाल तो। 247 क्या कह रहा है आपसे? राष्ट्रीय संसाधन में काफी महत्वपूर्ण है जनसंख्या, भूमि, सर्विस सेक्टर, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया राष्ट्रीय संसाधन में सर्विस सेक्टर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है। ये था राष्ट्रीय संसाधन में जो है भूमि का महत्वपूर्ण रोल है ना। 247 का आएगा बी आंसर। भूमि का रोल महत्वपूर्ण है। चलते हैं 248 की तरफ। लिखा है ग्रामीण आवास हेतु प्रोग्राम है इंदिरा आवास योजना, मतलब कि इंदिरा आवास योजना आवास आ रहा है, वैसे भी सही है। इनोवेटिव स्ट्रीम फॉर रूरल हाउसिंग एंड डेवेटेड डेवलपमेंट, बिल्कुल हाउसिंग से पता चल रहा है कि भैया घरों की बात हो रही है, आवास की बात हो रही है। रूरल बिल्डिंग सेंटर, ये भी सही है, मतलब सभी सही है ना। सभी का मतलब आवास देने से है। 249 कह रहा है DRDA जिला ग्राम्य विकास एजेंसी, DRDA नए रूप में शुरू की गई 1997 में, 1998 में, 1999 में, या फिर 2001 में? ये की गई थी 1999 में, 1999 में। चलते हैं 250 और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन भी है। DRDA का अध्यक्ष जिला परिषद पंचायत का चेयरमैन होता है, बिल्कुल सही है। मुख्य विकास अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है, मतलब कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी आज की आपकी क्लास ग्रामीण विकास ग्रामीण परिवेश की। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें।